नमस्ते फ्रेंड्स, एसके झा ब्रह्मास्त्र बुक का फिजिक्स में हम लोग चैप्टर नंबर 10 कर रहे थे, पदार्थ के समान गुण, जिसका पार्ट 1 अपलोड हो चुका है। आज है पार्ट 2 और ये कंप्लीट हो जाएगा। पहली बार है चैनल पे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। आपको पूरी तरह से एक एक क्वेश्चन समझाते हुए आगे चलेंगे, इसलिए वीडियो लास्ट तक देखिएगा। रेलवे के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। चलिए समय ना गवाते हुए हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ चलते हैं आज का। इससे पहले पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया गया है, वहां से आप ग्रुप ज्वाइन कर लें, वहां से आपको पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा। आज का पहला प्रश्न है, ठोस द्रव और क्या है गैस में विस्तृत होते हैं। देखिएगा, ठोस द्रव और गैस द्रव में क्या होते हैं, विस्तृत होते हैं। विसरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। देखिएगा, विसरण होता क्या है। विसरण का मतलब होता है घुलना या मिलना। विसरण का मतलब होता है घुलना या क्या होता है, मिलना। अब देखिएगा, विसरण सबसे ज़्यादा होता किस में है, तो सबसे ज़्यादा देखिए गैस में होता है। उससे कम किस में होता है, तो द्रव में होता है। और सबसे कम किस में होता है, तो सबसे कम ठोस में होता है। देखिएगा, तो पहला ऑप्शन आपको कह रहा है कि द्रवों की विसरण दर क्या है, ठोस या गैसों की तुलना में अधिक है। देखिएगा, ठोस और क्या कर रहा है, गैस की तुलना में द्रव का अधिक है। नहीं, ये दोनों का तुलना में ये कभी अधिक हो सकता है नहीं, गैस से क्या है, कम है। अगला ऑप्शन है कि गैसों की विसरण दर, गैस का जो ये विसरण दर है द्रव या ठोस की तुलना में अधिक है। तो द्रव या ठोस की तुलना में अधिक है, तो हाँ, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कणों की अधिकतम गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा कहे तो काइनेटिक ऊर्जा, जिसे कहते हैं हाफ एम भी स्क्वायर। अब देखिएगा, वेग का बात कर रहा है, तो वेग सबसे अधिक किस में होता है, तो गौर कीजिएगा, सबसे ज़्यादा वेग भी किस में होता है, तो गैस में होता है। किस में होता है, गैस में सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद ज़्यादा किस में होता है, तो द्रव में होता है। और सबसे कम किस में होता है, तो ठोस में होता है। अब देखिएगा, सबसे कम की बात करेगा, सबसे कम, तो सबसे कम किस में होगा, ठोस में। सबसे ज़्यादा का बात करेगा तो किस में होगा, गैस में होगा। अब ऑप्शन देखिए कह रहा है सबसे अधिकतम गतिज ऊर्जा किस में होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए, क्या, गैस में होगा। अब मेट्रोलाइट क्यों क्या कहते हैं, उपधातु कहते हैं। क्या कहते हैं, मेट्रोलाइट को उपधातु। इसकी संख्या कितना है, 7 है। जैसे में बोरॉन, सिलिकॉन, क्या है, बोरॉन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है। देखिएगा, और क्या है, टेलेनोमिन है और पोलोनियम है। ये सभी 7 क्या है, उपधातु है। अगला प्रश्न है, वह स्थिति जिसमें आणविक आकर्षण अत्यधिक दृढ़ होता है। अब देखिएगा, इसमें सबसे दृढ़ होता है किस में, तो इसमें देखिएगा क्या होता है ना, कि आकर्षण आणविक कहे या डेंसिटी यानी घनत्व कहे, आणविक आकर्षण या कहे क्या कहे, घनत्व, या और देखिएगा सहसंजक बल, क्या, सहसंजक बल, या और क्या कहे, और देखिएगा, और इसमें क्या कर सकते हैं, प्रत्यास्था भी कर सकते हैं, प्रत्यास्था। ये सभी जो होता है, सभी का क्या होता है, तो देखिएगा ठोस में सबसे ज़्यादा होगा, किसमें, ठोस में सबसे ज़्यादा होगा। उसके बाद द्रव में, और सबसे कम किसमें हो जाएगा, गैस में। अब देखिएगा, आणविक आकर्षण यानी एक जुड़ाव सबसे ज़्यादा किसमें होगा, ठोस में होगा। उसके बाद देखिए घनत्व भी, यानी कि सबसे ज़्यादा घनत्व भी किसमें होगा, ठोस में होगा। अब देखिएगा, सहसंजक बल भी सबसे ज़्यादा किसमें होगा, तो ठोस में ही होगा। अब देखिएगा, प्रत्यास्था यानी प्रत्यास्था भी होगा सबसे ज़्यादा ठोस में, उसके बाद द्रव में, और सबसे कम गैस में। तो आणविक आकर्षण अत्यधिक दृढ़ पूछेगा तो क्या हो जाएगा, ठोस, यहाँ से सही आंसर हो जाएगा। देखिएगा, बाष्पीकरण क्या हो जाएगा, बाष्पीकरण यह एक ये क्या है, प्रक्रिया है, सतहीय प्रक्रिया है। अब देखिएगा,
ये जो है सबसे धीमा प्रक्रिया है। ये क्या है? यह जो है सबसे धीमा प्रक्रिया है। अगला प्रश्न देखते हैं 24 नंबर। कह रहा है कि ठोस के पिघलने को दौरान देखिएगा इसका तापमान क्या होता है। गौर कीजिएगा, कहीं नोट में लिखिएगा कि अवस्था बदलने के दौरान क्या होता है। अवस्था बदलने के दौरान ताप यानी टेम्परेचर क्या रहता है? कांस्टेंट यानी नियत रहता है। ठोस के पिघलने के दौरान सभी का तापमान क्या रहता है? तो इसका तापमान नियत रहता है। यानी देखिएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, कि परिवर्तन नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित कारणों में से किसके कारण बादल आकाश में तैरते हैं? तो एक तो देखिएगा किसके कारण? तो निम्न घनत्व के कारण। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। लेकिन अगर जो निम्न घनत्व नहीं रहे तो सेकेंड आंसर क्या हो जाएगा? निम्न श्यानता। इसी कारण देखिएगा निम्न घनत्व के कारण बादल ऊपर क्या वायुमंडल में रहता है और ये तैरते रहता है। उत्प्लावकता सिद्धांत देखिएगा, उत्प्लावकता सिद्धांत के आधार पर देखिएगा जहाज पानी में तैरता है। सर्वप्रथम इस सिद्धांत को पहचान करने का श्रेय किस वैज्ञानिक को जाता है? तो देखिएगा आप शुरू चैप्टर से ही आ रहा है ये क्वेश्चन, तो क्या हो जाए? आर्किमिडीज हो जाएगा। उत्प्लावकता जो है इसका सिद्धांत के आधार पर जहाज पानी में तैरते हैं। इस सिद्धांत का श्रेय किसको जाता है? आर्किमिडीज को जाता है। और देखिए केपलर क्या किया था? तो ग्रहों की गति का नियम दिए थे। अगला आर्किमिडीज सिद्धांत के अनुसार देखिएगा जब किसी वस्तु को द्रव में आंशिक या पूर्ण रूप से डुबाया जाता है तो उस वस्तु पर विस्थापित द्रव के आयतन के बराबर एक बल कार्य करता है जिसे उत्क्षेप बल कहते हैं। आपको शुरू में भी बताए थे क्या है? बल दो तरह के लगता है। देखिए उदाहरण, लोहे की कील पानी में डूब जाती है लेकिन लोहे की नाव पानी में नहीं डूबता है। इसका अर्थ क्या है? तैरना या डूबना ये क्या है? तो डेंसिटी पे निर्भर करता है। और क्या निर्भर करता है? आयतन पे भी निर्भर करता है। शुरू में ही बताए थे कि मान के चलिए एक बीकर है, इसमें एक वस्तु डाला हुआ है और पानी से भरा हुआ है। तो इसमें दो प्रकार का बल रहेगा। जो नीचे से बल रहेगा वो क्या कहलाएगा? उत्प्लावन बल। क्या कहलाएगा? उत्प्लावन बल कहलाएगा। अब देखिएगा ऊपर से जो बल रहेगा उसे क्या कहेंगे? तो भार बल कहेंगे। क्या कहेंगे? भार बल कहेंगे। अब देखिएगा पूछेगा भार बल किसके द्वारा लगता है? तो ये हमेशा वस्तु के द्वारा लगता है भार बल। और उत्प्लावकता जो है यानी उत्प्लावन बल या इसे क्या कहते हैं? उत्क्षेप बल भी कहते हैं। ये जो है उत्क्षेप बल किसके द्वारा लगता है? तो पानी के द्वारा लगता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कारण देखिएगा या कारक किसी दिए गए द्रव में वस्तु पर कार्यरत उत्प्लावन बल के परिमाण पर निर्भर करता है? तो देखिएगा इसमें दो चीज क्या है? एक घनत्व होगा, दूसरा आयतन होगा। क्या होगा? पहला घनत्व होगा और दूसरा क्या हो जाएगा? आयतन। लेकिन सबसे ज़्यादा पूछेगा तो डेंसिटी आएगा। अब देखिएगा तरल पदार्थ घनत्व और उनके डूबे हुए वस्तु का द्रव्यमान पे निर्भर नहीं करता है। अब देखिएगा अगला कह रहा है कि इसके डूबे हुए वस्तु का वजन पर भी नहीं, तरल पदार्थ का घनत्व पे। हाँ, तो तरल पदार्थ का घनत्व पर और डूबी हुई वस्तु का आयतन पर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी सही आंसर हो जाएगा। किसी एक को जब चुनना रहेगा घनत्व और आयतन में तो हम क्या चुनेंगे? डेंसिटी फर्स्ट पर चुनेंगे। देखिएगा यहाँ से एक चीज नोट कर लीजिएगा कि घनत्व कम रहेगा। क्या होगा? घनत्व कम रहेगा तो वस्तु क्या होगा? तो वस्तु तैरेगा। अब देखिएगा घनत्व ज़्यादा रहेगा। आपको बताए थे घनत्व ज़्यादा रहेगा तो क्या हो जाएगा? वस्तु डूबेगा यानी डूब जाएगा। आपको एक तरीका समझाए थे, जैसे भीड़ है। अब देखिएगा आदमी ताकतवर रहेगा या वजन ज़्यादा रहेगा तो क्या है? ठेल करके भी किसी तरह से भीड़ के अंदर चला जाएगा। इसी तरह से देखिए घनत्व ज़्यादा है तो ये किसी भी तरह से क्या हो जाएगा? अंदर चला जाएगा। यानी घनत्व ज़्यादा रहेगा तो डूब जाएगा और घनत्व कम रहेगा तो तैरेगा।
अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। अब गलत कथन को चुनना है। देखिएगा, पहला कह रहा है यदि उत्प्लावक बल वस्तु के भार से कम हो तो वस्तु डूब जाएगा। देखिएगा, इसमें गलत चुनना है। उत्प्लावक बल वस्तु के भार से कम रहेगा। अब देखिएगा, वस्तु के भार से क्या है, कम रहेगा, तो वह डूब जाएगा। तो हाँ, ये क्या है, सही है। अब देखिएगा, आपका कैसे सही है आपको हम बताएंगे। यदि उत्प्लावक बल वस्तु के भार से अधिक हो तो वस्तु तैरेगा। देखिए, पहले समझ लीजिए, उसके बाद ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए, कंडीशन इसमें 3 आता है। कितना कंडीशन आता है, 3। एक मान के चलिए ऊपर कोई वस्तु है, एक मिड में यानी बीच में कोई वस्तु है, एक नीचे में वस्तु है। इसमें देखिएगा, पानी पूरे रूप से क्या है, भरा हुआ है। पानी पूरे रूप से क्या है, भरा हुआ है। अब इसमें आप देखिएगा, आपको शुरू में ही बताए थे 2 बल लगता है। एक ऊपर से जो लगता है उसे क्या कहते हैं, भार बल कहते हैं। उसे देखिएगा भार बल कहते हैं। और नीचे से जो लगता है उत्प्लावन बल लगता है। अब देखिएगा, भार बल को हम बी से डिनोट कर देते हैं। भार बल को क्या बोले, बी से डिनोट कर देते हैं। और देखिएगा, नीचे से जो लगता है वह उत्प्लावन बल लगता है, इसे यू से सूचित कर देते हैं। अब देखिएगा, इसमें भी लग रहा है ऊपर से बी, यानी कि भार बल लग रहा है, नीचे से उत्प्लावन बल लग रहा है। अब देखिए, डिस्टेंस सबसे ज़्यादा किस में है, तो इसमें है। तो देखिएगा, उत्प्लावन बल क्या होगा, अधिक होगा। उत्प्लावन बल क्या होगा, अधिक होगा। तो फर्स्ट जो कंडीशन है इसमें उत्प्लावन बल अधिक होगा और भार बल क्या होगा, कम होगा। सेकेंड जब कंडीशन मिड पॉइंट पे है तो देखिएगा, ऊपर से भी सेम है, नीचे से भी सेम है। तो इस कंडीशन में देखिएगा, सेकेंड कंडीशन में क्या होगा, भार बल क्या होगा, भार बल और उत्प्लावन बल दोनों क्या होगा, बराबर होगा। अब थर्ड एक है, तो थर्ड में कंडीशन में क्या होगा, तो देखिएगा उत्प्लावन बल लग रहा है, नहीं, पूरी तरह से डूब गया है। तो हाँ, उत्प्लावन बल जो होगा ये क्या होगा, पूरी तरह से कम होगा। और यहाँ सबसे ज़्यादा क्या लग रहा है, भार बल लग रहा है, यानी बी, भार बल सबसे क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब ऑप्शन देखिए, समझ में पूरी तरह से आएगा। कह रहा उत्प्लावन बल वस्तु के भार से कम हो तो वस्तु डूब जाएगी। अब देखिए, उत्प्लावन बल सबसे क्या कहता है, सबसे कम। अब देखिएगा, उत्प्लावन बल सबसे कम यानी निचला पॉइंट पे है, तो कह रहा है वस्तु डूब जाएगी। तो हाँ, ये वस्तु डूब जाएगी। अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि उत्प्लावन बल वस्तु के भार से अधिक हो। उत्प्लावन बल देखिएगा, वस्तु के भार से क्या हो, अधिक हो। तो अधिक कौन होगा, तो देखिए उत्प्लावन बल अधिक हो रहा है ना, अब वस्तु के किस भार से, तो अधिक है। तो अधिक हो तो यह वस्तु तैरेगा। तो हाँ, देखिए ऊपर वाला है ना, तो ये क्या तैर रहा है ना, तो हाँ तैर रहा है। अगला देखिएगा, प्रश्न कह रहा है यदि उत्प्लावन बल वस्तु के भार से कम हो। उत्प्लावन बल जो है वस्तु के भार से कम हो तो वस्तु तैरेगा। तो देखिएगा, उत्प्लावन जो है वस्तु के भार से कम कौन सा कंडीशन में है, तो देखिएगा कंडीशन नंबर 3। तो इसमें कह रहा है कि वस्तु तैरेगा, वस्तु तैर रहा है, नहीं, वस्तु क्या है, ये पूरी तरह से डूबा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी ही क्या है, ये ऑप्शन नंबर सी मेरा गलत है। चौथा ऑप्शन कह रहा है यदि उत्प्लावन बल वस्तु के भार के बराबर हो तो वस्तु तरल के अंदर तैरेगी। तो हाँ, देखिए तीनों कंडीशन आपको समझा दिए हैं। आशा करते हैं कि आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा। अगला प्रश्न कह रहा है आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार किसी द्रव में डूबे हुए पिंड द्वारा अनुभव किए जाने वाला उत्प्लावन बल निम्न में से किसके बराबर होता है। तो देखिएगा, पिंड द्वारा विस्थापित द्रव का भार ही क्या कहलाता है, उत्प्लावन बल कहलाता है। तो कुल भार नहीं होगा, देखिए पिंड द्वारा विस्थापित द्रव का भार होगा। यह क्या है, यही इसका थ्योरी है। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 28 से पहले देखिएगा सॉल्यूशन दिया हुआ है। इसमें कहा जा रहा है कि आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार किसी द्रव में डूबे हुए पिंड द्वारा अनुभव किए जाने वाला उत्प्लावन बल पिंड द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर होता है। जैसे देखिए मिड पॉइंट में,
ये कंडीशन नंबर आपको 2 बताए थे। यहाँ देखिएगा भार बल और यहाँ देखिएगा उत्प्लावन बल, दोनों क्या है, बराबर है। उत्प्लावन बल का केंद्र विस्थापित द्रव के आयतन केंद्र के समानुपाती होता है। अब देखिएगा उत्प्लावन बल का केंद्र विस्थापित द्रव के आयतन केंद्र के समानुपाती होता है। उत्प्लावन बल भार बल में आभासी कमी हटाए गए द्रव का भार, यानी इसके बराबर ये होगा और इसके बराबर ये होगा। पानी के द्वारा देखिएगा ऊपर की तरफ लगाया गया बल क्या कहलाता है, तो देखिएगा आपको बताए थे कि 2 बल है। अब देखिएगा पानी की तरह एक ऊपर वस्तु है और पानी के द्वारा कर रहा है जो लगाया गया है, उसे फर्स्ट क्वेश्चन में भी समझाए थे क्या कहलाता है, तो उत्प्लावन बल कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और ऊपर से जो लगेगा उसे क्या कहते हैं, भार बल कहते हैं। अगला जहाजों की गति में वृद्धि। जहाजों की गति में वृद्धि यह किस पे निर्भर करता है, तो देखिएगा जहाजों में गति की बात करें या पानीय जहाज, ये देखिएगा जहाज की गति का रहा या पानीय वाला जहाज रहे या पानी वाला जहाज रहे, इस दोनों में देखिएगा आर्किमिडीज का ही सिद्धांत होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लेकिन गौर कीजिएगा हेलीकॉप्टर का बात करें, किसका बात करें, हेलीकॉप्टर, तो हेलीकॉप्टर का बात करेगा, ये देखिएगा एक्शन टू रिएक्शन यानी न्यूटन्स का थर्ड लॉ इसमें लागू होगा, न्यूटन का थर्ड लॉ। और बात करेगा फैराडे का नियम, तो देखिएगा ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पे कार्य करता है। किस पे, विद्युत चुंबकीय क्या है, प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल इसमें क्या करता है, जनरेटर के लिए लागू होता है। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल ये क्या होता है, जनरेटर के लिए लागू होता है। न्यूटन की गति का दूसरा नाम, इसमें बल का व्यंजन यानी F बराबर ma लागू होता है। ये किस में, सेकेंड में। और थर्ड में क्या होता है, थर्ड में यह बल का क्या पता चलता है, तो बल का प्रकृति के बारे में पता चलता है। और फर्स्ट में बल की परिभाषा मिलता है। न्यूटन का फर्स्ट लॉ में बल की परिभाषा, सेकेंड में बल की सूत्र या बल का व्यंजन F बराबर ma और थर्ड में बल की प्रकृति का पता चलता है। अब देखिएगा एरोप्लेन, क्या हेलीकॉप्टर के बारे में तो बता दिए कि ये न्यूटन की थर्ड लॉ लागू होता है, लेकिन एरोप्लेन की बात करेगा, किसका बात करेगा, एरोप्लेन का बात करेगा। तो इसमें गौर कीजिएगा वर्णौली पर में से उड़ता है, किससे उड़ता है, तो बर्नौली पर में से उड़ता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि ऊपरी परिनोद और भार के देखिएगा प्रयुक्त किया जाता है। तो गौर कीजिएगा शुरू से ही बता रहे हैं कि एक वस्तु है, ऊपर से देखिएगा और नीचे से, कह रहा है कि ये जो है ये तो उत्प्लावन बल है। अब देखिएगा इसमें 2 कंडीशन होता है, एक होता है ऊपरी परिनोद, देखिए ऊपरी परिनोद, और भार। भार क्या है, अब नीचे की ओर आएगा तो ये देखिएगा प्रयुक्त जब होगा दोनों तरफ से, ऊपर से और नीचे से, तो इस कंडीशन में कह रहा है नीचे की दिशा होगी, तो देखिएगा विपरीत दिशा होगी। तो यहाँ देखिएगा ये दोनों का बात किया तो दोनों क्या होगा, एक दूसरे का विपरीत दिशा में होगा, एक दूसरे के क्या होगा, विपरीत दिशा में होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कह रहा है एक डूबे हुए पिंड पर पानी द्वारा लगाए जाने वाले उत्प्लावन बल का दूसरा नाम क्या है, तो दूसरा नाम क्या है इसका, उत्क्षेप बल इसका दूसरा नाम है। अब देखिएगा दाब की चर्चा कर रहा है, दाब बराबर क्या बताए थे, ये ऑप्शन नंबर क्या है, बी करेक्ट हो जाएगा। दाब बराबर आपको क्या बताए थे, बल बराबर क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल। यहाँ से देखिएगा जिसका दाब अधिक होगा तो देखिए क्षेत्रफल क्या होगा, कम होगा, और जिसका क्षेत्रफल अधिक होगा उसका दाब क्या होगा, कम होगा। यहाँ से प्रश्न पूछता है इसीलिए बता दिए। घर्षण की बात करेगा, घर्षण कभी भी विपरीत में कार्य करता है। यदि साइकिल आगे की ओर जा रहा है तो इसका घर्षण बल पीछे की ओर काम करेगा। यहाँ से भी पूछता है तो इसका भी आंसर हो जाएगा अपोजिट, काम करता है हमेशा घर्षण। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है यदि आप एक गिलास को पानी और क्या है बर्फ से पूरी तरह से भरते हैं तो बर्फ पूरी तरह से गल जाती है तो क्या होता है।
देखिएगा ये कभी भी बर्फ की बात करेगा तो जितना शुरू में भरा हुआ रहेगा जस्ट उतना ही रहेगा, यानी कि जल स्तर पे किसी तरह से किसी भी प्रभाव का परिवर्तन नहीं होगा। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ से क्या निकल जाएगा, ऑप्शन नंबर सी कि जल स्तर पूर्ववत रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होने वाला है। और पिछला वीडियो में बताए थे कि देखिएगा पूछता है प्रश्न कि ठंडे के दिनों में पानी वाला पाइप क्यों फट जाता है। तो देखिएगा कभी भी पानी से जब बर्फ बनेगा तो इसका आयतन यानी वॉल्यूम, आयतन में क्या होता है, वृद्धि होता है, यानी बढ़ जाता है। क्या होता है, वृद्धि होता है यानी बढ़ जाता है। इसी कारण पानी से भरी बोतल को फ्रिज में रख करके सलाह नहीं दिया जाता है, यानी पानी से भरा बोतल फ्रिज में रखने का सलाह नहीं दिया जाता है, क्योंकि जब आयतन बढ़ेगा पानी का तो पूरी तरह से अपना जगह खोजेगा और प्लास्टिक में क्या होता है, फैलता है, लेकिन शीशा फैलता नहीं है, इसलिए इसे शीशा यानी कांच का बोतल टूट सकता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 33, करा यदि कोई वस्तु डूबती है तो वस्तु देखिएगा तरल द्वारा प्रयुक्त उत्क्षेप क्या होगा, तो उत्क्षेप यानी देखिएगा वस्तु के भार से अधिक होगा। आपको देखिएगा समझाए थे, क्या समझाए थे, तो देखिए कह रहा है कि वस्तु डूबी हुई है, यदि कोई वस्तु क्या है, डूबी हुई है। अब देखिएगा तरल द्वारा प्रयुक्त उत्क्षेप क्या होगा, तो उत्क्षेप देखिएगा उत्क्षेप का ही मतलब क्या होता है, उत्प्लावन बल, जो कहाँ से लगता है, नीचे से लगता है, और ऊपर से जो लगता है उसे क्या कहते हैं, भार बल कहते हैं। ऊपर से जो लगता है उसे भार बल कहते हैं। अब देखिएगा भार बल जो लग रहा है आप ही देख रहे हैं, उत्क्षेप बल से उत्क्षेप बल देखिएगा क्या होगा, तो गौर कीजिएगा वस्तु के भार से क्या होगा, अधिक होगा। तो देखिए उत्क्षेप बल वस्तु के भार से अधिक है, नहीं है, ये गलत। वस्तु के भार के बराबर है तो नहीं, बराबर रहेगा तो मिड में तैरेगा, ये भी क्या है, गलत है। अगला कह रहा है शून्य होगा, ये भी गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा कि वस्तु के भार से क्या है, कम है। तो देखिएगा वस्तु के भार ज़्यादा है और उत्क्षेप बल या उत्प्लावन बल क्या है, कम है, तो वस्तु के भार से क्या है, कम है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, कराए निम्नलिखित में से कौन सा आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। तो देखिएगा लैक्टोमीटर ये दूध की शुद्धता मापता है, हवाई जहाज के पंखों का डिजाइनिंग ये भी नहीं होगा। हाइड्रोमीटर, अब देखिएगा हाइड्रो माने क्या होता है, जल होता है, तो यह डेंसिटी यानी घनत्व को मापता है हाइड्रोमीटर। एक बार बार पूछता है हाइग्रोमीटर, क्या पूछता है, हाइग्रोमीटर, ये अपेक्षित आर्द्रता मापता है। क्या मापता है, अपेक्षित आर्द्रता मापता है। जहाजों और पनडुब्बियों की डिजाइनिंग, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी होगा। तो देखिएगा नहीं, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी सही हो जाएगा। बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा कि हवाई जहाज के पंखों का डिजाइनिंग जो होता है यह देखिएगा बर्नौली प्रमेय पर होता है। किस पे होता है, बर्नौली प्रमेय पर होता है। और सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी गलत होगा, ए गलत होगा और डी भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 35 का रहा है उत्प्लावन बल का परिमाण तरल के किस पे निर्भर करता है। तो देखिएगा बताए थे घनत्व और आयतन पे, लेकिन दोनों रहे तो पहला हम कौन मारेंगे, डेंसिटी मारेंगे। इसमें देखिए आपको दोनों दिया हुआ है, तो पहला आंसर क्या टिक आउट करेंगे, घनत्व हम लोग सही टिक आउट करेंगे। यह देखिएगा घनत्व या और क्या देख सकता है, विस्थापित पानी, क्या विस्थापित पानी के आयतन पर, सिर्फ आयतन नहीं, किसके, विस्थापित पानी के आयतन पर, ये नहीं कि सिर्फ आयतन पर ही। तो यहां से ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 का रहा है एक ब्लॉटिंग पेपर स्याही कैसे सोखता है। तो यह देखिएगा केशिका क्रिया के द्वारा, केशिका क्रिया के द्वारा। अब देखिएगा इसमें बहुत चीज पूछता है, जैसे जाइलम और फ्लोएम। देखिएगा जाइलम और क्या है, फ्लोएम। ये देखिए फ से फल होता है और फ से फ्लोएम।
फलों तक जो भोजन पहुंचाता है वह कौन पहुंचाता है? तो फ्लोएम पहुंचाता है। देखिएगा, और जल और लवण की बात करेगा तो जाइलम पहुंचाएगा। ज से जल, ज से जाइलम, लेकिन एनसीईआरटी का लाइन में दिया हुआ है कि जाइलम और क्या है? लवण। जल और लवण का जो संवहन करता है कौन करता है? जाइलम के द्वारा किया जाता है। अब देखिएगा, अगला है प्रश्न कह रहा है बाष्पीकरण। तो ये आपको बताए थे कि बाष्पीकरण क्या है? तो यह एक सतही क्या है? प्रक्रिया है, और ये एक सबसे धीमा प्रक्रिया है। ये गौर कीजिएगा, बाष्पीकरण क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। अगला कह रहा है मिट्टी का तेल, लालटेन बत्ती में इनमें से किस गुण के कारण ऊपर चढ़ता है? तो ये देखिएगा क्या हो जाएगा, ये भी किसी तत्व के कारण हो जाएगा। जैसे और पूछता है, अभी जस्ट बताया जाइलम और फ्लोएम केशिका क्रिया यानी केशिकत्व की क्रिया के ही कारण, इसमें भी क्या हो जाएगा? केशिकत्व क्रिया के ही कारण। परासरण, इसमें देखिएगा किशमिश का फूलना, इसका पूछता है कि परासरण, ऑप्शन दे देगा तो किशमिश का क्या हो जाएगा? फूलना। या जड़ों द्वारा पानी अवशोषण करना, किसके द्वारा? जड़ों द्वारा पानी का अवशोषण करना, पानी का अवशोषण करना, ये क्या हो जाएगा? ये परासरण का उदाहरण हो जाएगा। अब देखिएगा केशिकत्व, ये जाइलम और फ्लोएम बता दिए। और देखिएगा सूखी मिट्टी में क्या होता है? सूखी मिट्टी में पानी का फैलना, सूखी मिट्टी में पानी का क्या होगा? फैलना। और क्या हो जाएगा? फ्लोटिंग पेपर, क्या हो जाएगा? फ्लोटिंग पेपर, जिसमें स्याही क्या होता है? सूखता है। और एक बार बार पूछता है प्रश्न कि बताइए जब बारिश होता है तो किसान अपने खेतों के क्यों जोड़ देते हैं? तो जोतने का कारण है कि केशिकत्व का क्रिया आपस में टूट जाए और ऊपर से तो खेत सूख जाए लेकिन नीचे क्या है? नमी बना ही रहे। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है एक द्रव की बूंद देखिएगा संयोजित होती है क्योंकि इसके कणों का आकर्षण इसका संभव क्षेत्रफल न्यूनतम करता है। इस परिघटना को क्या कहा जाता है? तो देखिएगा इस परिघटना को क्या कहलाता है? तो पृष्ठ तनाव कहलाता है। देखिएगा इसे इंग्लिश में सरफेस टेंशन कहते हैं। अब देखिएगा टेंशन बढ़ जाएगा, टेंशन बढ़ जाएगा तो आप कम जगह लेंगे, लेकिन देखिएगा इसमें क्या हो जाएगा? तो आयतन में कमी होगा, आयतन में कमी होगा। अब गौर कीजिएगा पृष्ठ तनाव बढ़ेगा तो आयतन में क्या होगा? कमी होगा। अब गौर कीजिएगा पृष्ठ तनाव का मतलब ही क्या होता है? गाढ़ापन। पृष्ठ तनाव का मतलब क्या होता है? गाढ़ापन। पूछता है गर्म रोटी ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है, ठंडी रोटी उतना स्वादिष्ट नहीं लगता है, किसके कारण? तो ये पृष्ठ तनाव के ही कारण। और पूछेगा कि मान के चलिए गर्म सूप स्वादिष्ट लगते हैं, जितना भी है पृष्ठ तनाव में क्या होता है? अब देखिएगा पृष्ठ तनाव क्या होगा? कम रहेगा। पृष्ठ तनाव कम रहेगा तो क्या होगा? पूरी तरह से फैल जाएगा। और पृष्ठ तनाव कम रहेगा तो पूरी तरह से क्या होगा? जीभ पर फैल जाएगा और स्वाद अच्छी तरीका से आएगा, इसलिए स्वादिष्ट लगता है। और देखिएगा ठंडा होने के बाद पृष्ठ तनाव क्या होता है? बढ़ जाता है, इसलिए पूरी तरह से जीभ पर नहीं फैल पाता है, इसलिए स्वादिष्ट नहीं लगता है। पूछता है कि एक गड्ढा में बहुत सारे मच्छर है और उसमें केरोसिन तेल या क्या है किसी भी तेल प्रकार का दे करके ग्रीस या तेल दिया जाता है तो क्या होता है? मच्छर की लार्वा पूरी तरह से उसमें क्या होता है? तो फैल जाता है और लार्वा सभी डूब के मर जाते हैं। और पृष्ठ तनाव पर भी है जो कपड़ा है, एक साधारण पानी से कपड़ा साफ नहीं होता है, बल्कि डिटर्जेंट मिलाने पे पृष्ठ तनाव उसका कम जाता है और पानी पतला हो जाता है और पूरी तरह से कपड़ा में जा करके गंदगी को बाहर कर देता है। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है जल की गिरती हुई बूंद किस गुणधर्म के कारण गोलाकार होती है? तो यह देखिएगा यह पृष्ठ तनाव के ही कारण होगा। किसके कारण होगा? तो पृष्ठ तनाव के कारण होगा। यानी किसके पृष्ठ तनाव? तो जल की पृष्ठ तनाव के कारण होगा। अब देखिएगा
क्वेश्चन नंबर 38 हुआ है। कह रहा है एक द्रव की बूंद संयोजित होती है क्योंकि इसके कणों के आकर्षण संभव क्षेत्र न्यूनतम होता है। देखिएगा क्षेत्र क्या होता है, न्यूनतम। इस परिघटना को क्या कहा जाता है, तो पृष्ठ तनाव कहा जाता है। क्वेश्चन में 39 पे थे कि जल की गिरती हुई बूंद किस गुणधर्म के कारण गोलाकार होता है। तो देखिएगा इसमें भी पृष्ठ तनाव है, लेकिन किसका है, जल का है। और देखिएगा एक प्रश्न पूछता है इसमें कि बारिश होता है तो क्या होता है, ये पृष्ठ तनाव के कारण जल की गिरती हुई बूंद क्या होता है, गोलाकार। लेकिन जब जल की बूंदें नीचे की ओर गिरती है तो गौर किए होंगे कभी सड़क पे या गांव में बूंद गिरते के साथ साथ ही क्या होता है, कुछ दूरी तक रनिंग करता है, यानी बूंद क्या है होता है, कुछ दूरी तक दौड़ता है। ये कारण किसका है, तो गौर कीजिएगा इसका मेन कारण है कि पानी के बूंद की ज़्यादा गति होना। पानी की बूंद की ज़्यादा गति होना, इसके कारण क्या होता है, कुछ दूर तक बूंदें उछलती है और जब गति कम हो जाता है तो पूरी तरह से अस्थिर हो जाता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 40। कहा जा रहा है कि एक आदर्श तरल पदार्थ, देखिएगा इसमें बहुत श्यानतापूर्ण है, नहीं। यह क्या कह रहा है, बडयूट प्रभाव में माना जाता है, तो ये भी नहीं। देखिएगा घर्षण रहित और असंपीड़ित होता है, तो हाँ ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, कि एक आदर्श तरल पदार्थ, तरल की बात कर रहा है यानी लिक्विड की बात कर रहा है, तो ये घर्षण रहित होता है, यह घर्षण इसमें नहीं होता है। और असंपीड़ित होता है, यानी कि देखिएगा यह संपीड़न भी इसमें नहीं होता है। अब ये सबसे ज़्यादा घर्षण किस में होगा, तो ठोस में होगा। और सबसे कम क्या होगा, तो देखिएगा सबसे कम गैस में होगा। क्वेश्चन नंबर 41। कहा जा रहा है जब पानी से भरे हुए एक बीकर में कॉर्क और कील को रखा जाता है तो कॉर्क तैरता है जबकि कील डूब जाती है। इसके पीछे कारण क्या है, तो आपको बताए थे कि इसके पीछे कारण है कि जिसका घनत्व कम रहेगा, जिसका घनत्व क्या रहेगा, कम रहेगा, वो हमेशा क्या होगा, तैरेगा। और जिसका घनत्व क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा, वो क्या रहेगा, पूरी तरह से डूब जाएगा, पूरी तरह से डूब जाएगा। अब बात आप समझ रहे हैं, एक बीकर में कॉर्क की कहानी और एक ही बीकर में कील की कहानी। तो देखिए कॉर्क का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होगा, तो देखिएगा ये कारण है। तो देखिएगा पानी के घनत्व से अगर जो कॉर्क का ज़्यादा रहेगा तो यह कभी क्या होगा, डूब जाएगा। तो देखिएगा कॉर्क का कभी अधिक होगा घनत्व से, पानी के घनत्व से तो नहीं, ये तो तैरेगा ना, तो ये गलत है। अलग कह लोहे की कील का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक है, तो देखिएगा लोहे का कील पानी के घनत्व से अधिक है, इसलिए लोहे का कील क्या है, पानी में डूब जाता है। लेकिन इसी में अटैच प्रश्न रहता है कि लोहे का कील पानी में तो डूब जाता है लेकिन पारे में नहीं डूबता है। इसका कारण क्या है, तो पारे का घनत्व लोहे का घनत्व से अधिक रहता है, इसीलिए लोहे के कील कभी भी पारे में डूबने नहीं देता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न कह रहा है क्वेश्चन नंबर 42 कि द्रवों में घर्षण को क्या कहा जाता है। तो गौर कीजिएगा द्रवों में घर्षण, और द्रव में घर्षण की बात करेगा तो इसे देखिए क्या कहलाता है, श्यानता कहलाता है। श्यानता की बात कहेगा तो सबसे ज़्यादा श्यानता जो होता है सबसे ज़्यादा मधु में होता है, यानी मध में, उसके बाद होता है पानी में, और सबसे कम होता है केरोसिन में। सबसे ज़्यादा किस में होता है, सबसे कम केरोसिन में होता है। इसीलिए देखिएगा पानी में केरोसिन क्या होता है, तेल तैरता है। अगला देखिएगा सबसे कठोर, देखिए लिख लीजिएगा सबसे कठोर अगर जो तत्व कहेगा, सबसे कठोर तत्व कहेगा तो क्या हो जाएगा, हीरा हो जाएगा। और सबसे कठोर धातु पूछेगा, धातु पूछेगा तो क्या हो जाएगा, प्लेटिनम हो जाएगा। अब देखिएगा विकृति, विकृति क्या है, तो यह एक विमाहीन और मात्रक हीन है। आज का क्वेश्चन नंबर 43 और आज का लास्ट प्रश्न है कि द्रव में पूर्णतः आंशिक रूप से डूबे हुए किसी पिंड पर ऊपर की ओर लगाने वाला उत्प्लावन बल पिंड द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर होता है। यह कथन किससे संबंधित है, तो शुरू से ही आ रहे हैं बताते हुए क्या है,
आर्किमिडीज का सिद्धांत है। हाइड्रोलिक का देखिएगा, हाइड्रोलिक का ब्रेक या हाइड्रोलिक से जितना भी रिलेटेड है वो किस नियम पे काम करता है, तो हाइड्रोलिक का जो बात करेगा तो वो पास्कल के नियम पे आधारित है। बर्नौली का प्रमेय आपको बताए थे, तो बर्नौली का प्रमेय क्या हो जाएगा, एरोप्लेन का उड़ना क्या हो जाएगा, एरोप्लेन जो उड़ता है यह बर्नौली प्रमेय के आधार पर उड़ता है। और हेलीकॉप्टर की बात करेगा तो न्यूटन का थर्ड लॉ की आधार पर काम करता है। आज का प्रश्न यही समाप्त होता है और कल किसी नया चैप्टर में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। और चैप्टर के नाम क्या होने वाला है, तो चैप्टर के अगला नाम है, देखिएगा अगला चैप्टर है क्या, हीट एंड टेम्परेचर, यानी चैप्टर नंबर 11 है ऊष्मा और ताप। क्या है, ऊष्मा और ताप है। इसे क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास आगे होने वाला है।